देखें जी, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 2.1। कहता है डिफाइंड द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। 2.1। तो देखें, आप लोगों ने पहले से डेफिनेशंस पढ़ ली है कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है तो कैसे फाइंड किया जाएगा। वेक्टर ए को डिवाइड कर देंगे उसी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर एंड डिनोटेड बाय ए कैप। ठीक है, तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड यूज्ड टू एंड यूज फॉर द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? अ वेक्टर which is used to find the position, which is used to locate the position of a point in plane या फिर in space। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट था पॉइंट P, इसका x कोऑर्डिनेट A था, इसका y कोऑर्डिनेट B था और ये था ओरिजिन। तो इसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये था। और ये पोजीशन वेक्टर था क्या? इस पोजीशन वेक्टर को डिनोट किया जाता था R से और ये होता था AI प्लस BJ, दैट्स ऑल। और अगर सपोज करें ये पॉइंट स्पेस में होता तो उस सूरत में थर्ड कोऑर्डिनेट सी भी आ जाता, तो उस सूरत में हो जाता ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक हो गया जी। और आखिर में है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है? तो हमें पता है कि वेक्टर को वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर का इफेक्टिव पार्ट वो वेक्टर का कंपोनेंट होगा। मिसाल के तौर पे ये अगर प्लेन था, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और ये था वेक्टर ए। अब अगर ये वेक्टर ए है तो यहां एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में जो इफेक्टिव पार्ट है वो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कहलाता था। इसी तरह वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में इसी वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में जो इफेक्टिव पार्ट था वो इसका वाई कंपोनेंट कहलाता था। और होते ये क्या थे? अगर ये एंगल थीटा है तो एक्स कंपोनेंट क्या होता था? वो होता था ए कॉस थीटा, जबकि वाई कंपोनेंट होता था ए साइन थीटा। ठीक हो गया जी। तो ये था फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 2.1। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, 2.2 की तरफ। देखें 2.2 में है, कहता है कि नंबर 2, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट। यानी 3 वेक्टर्स हैं, वो तीनों ऐड होके जीरो रिजल्टेंट दे रहे हैं, उनका रिजल्टेंट वेक्टर जीरो बन रहा है। व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स? इन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन क्या है? ये जो 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, इनकी ओरिएंटेशन क्या है, यानी इनकी डायरेक्शन क्या है अगर ये ऐड होके जीरो वेक्टर दे रहे हैं? तो देखें बिल्कुल क्लियर सी बात है, अगर ये ऐड होके जीरो वेक्टर दे रहे हैं तो इसका मतलब है अगर वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी इसमें ऐड हो रहा है, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक बी की टेल ए के हेड के साथ, और वेक्टर सी भी तो ऐड हो रहा है, ए बी सी तीनों ऐड हो रहे हैं। अब जब वेक्टर सी ने वेक्टर बी में ऐड होना है तो बी की वेक्टर सी की टेल बी के हेड के साथ होगी। लेकिन क्योंकि वो कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जीरो बन रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो बन रहा है, तो जब रिजल्टेंट वेक्टर जीरो बन रहा है तो इसका मतलब है तीसरा वेक्टर जो है वो बी की टेल से कनेक्ट होके ए के हेड, बी के हेड से कनेक्ट होके ए की टेल पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देख लें बेशक, अब अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करना भी चाहूं, ए की टेल से सी के हेड तक अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करना चाहूं तो रिजल्टेंट इसी पॉइंट से स्टार्ट होकर इसी पॉइंट पे एंड हो जाएगा, तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्या बनी? हमसे ओरिएंटेशन पूछी हुई थी, तो ओरिएंटेशन ये डायग्राम बना के दिखा देना कि दिस इज द ओरिएंटेशन के फर्स्ट वी ड्रॉ द वेक्टर ए, उसके बाद वेक्टर बी ड्रॉ करना है, ए के बी की टेल को ए के हेड के साथ ज्वाइन करना है, फिर वेक्टर सी ड्रॉ करना है, सी की टेल को बी के हेड के साथ ज्वाइन करके ए पे लाके एंड कर देना है। इसी तरह से इनकी इसी तरह से इनका जो है जो सम है, जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो सकता है। ठीक है, और कोई तरीका भी नहीं है। ये चीज क्लियर हुई है सर? इसमें a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो बनेगी इक्वेशन। देखें ये बनेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ऐड जो हो रहे हैं, क्वेश्चन में जो कह दिया गया तीनों ऐड हो रहे हैं, तो इक्वेशन ये बनती है फिर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस सी, कि ए और बी का समझो माइनस सी के इक्वल हो। दोबारा बता दें रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे? अच्छा ऐसे करना, इसी इक्वेशन को आप देख लें, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा बेहतर तरीके से। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि तीनों वेक्टर्स ऐड होकर जीरो रिजल्टेंट दे रहे हैं, तो लिहाजा तीनों को मैंने ऐड किया और जीरो रिजल्टेंट दे दिया। अब यहां से सी को सेपरेट करें तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? माइनस सी के इक्वल। अब जरा ए प्लस बी पहले यहां पे ड्रॉ करें। देखिए ये मैंने ड्रॉ किया ए,
ये ड्रॉ किया बी, ये ए और बी ड्रॉ कर दिए। अब देखें जरा ए प्लस बी क्या बनेगा, तो ए प्लस बी डेफिनेटली ये बनता है, देखिएगा जरा, ये बनता है ए प्लस बी हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ऐसे यही बनेगा ना ए प्लस बी, ठीक हो गया। लेकिन यहां पे क्या कहा हुआ है, यहां पे क्या है कि ए प्लस बी जो है माइनस सी के इक्वल होना चाहिए। ए प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस सी के इक्वल होना चाहिए। तो जब माइनस सी के इक्वल होना चाहिए तो ए प्लस बी की जो डायरेक्शन है, वो क्या हो जानी चाहिए, वो रिवर्स हो जानी चाहिए। तो अब फाइनल रिजल्ट ऐसे बनेगा, ए बी और रिवर्स होने के बाद फिर कैसे होनी चाहिए, अभी डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो अब रिवर्स होने के बाद डाउनवर्ड होनी चाहिए, तो ये होगा वेक्टर सी। अब आई समझ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है नंबर 3, कहता है वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में लाई करे, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। कहता है किस ओरिएंटेशन में इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव विल बी नेगेटिव, किस डायरेक्शन में इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइन, और किस ओरिएंटेशन में ऑपोजिट साइंस के साथ होंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है, देखें जरा, पहले ये मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये एक्स वाई प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया। कहता है पहला सवाल है उसका, किस जगह पे वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट्स के साइंस नेगेटिव होंगे। तो डेफिनेटली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कहां पे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वेक्टर ए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उस सूरत में इसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इधर बनेगा इसका एक्स कंपोनेंट और इधर बनेगा इसका वाई कंपोनेंट, और दोनों ही नेगेटिव है। ठीक हो गया। और फिर उससे पूछा हुआ है किस ओरिएंटेशन पे इसके दोनों कंपोनेंट्स ऑपोजिट साइंस के साथ होंगे। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, तो समझाने वाली चीज ही नहीं है कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स ऑपोजिट साइंस के साथ होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स ऑपोजिट साइंस के साथ होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें फिर 2.4 क्वेश्चन है 2.4 में कहता है इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो, वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई कंपोनेंट, कहता है उनमें से एक कंपोनेंट जीरो नहीं है, एक कंपोनेंट जीरो नहीं है, कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, बताएं मुझे। हाँ जी बता दें, बता दें, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। सर हो सकता है। कैसे, कैसे हो सकता है? सर नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो जीरो होता है ना। सवाल उसका ये है कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स हैं उन दोनों में से एक कंपोनेंट नॉन जीरो है, तो मैंने लिख दिया कि इसका वाई कंपोनेंट नॉन जीरो है फिर। ठीक है, मैंने कह दिया कि अगर खुद वो कह रहे ना कि एक कंपोनेंट नॉन जीरो है, तो इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट जीरो होगा। सो मैंने कह दिया एक कंपोनेंट जीरो है, दूसरा कंपोनेंट नॉन जीरो है। सवाल उसका ये है कि जो ओरिजिनल वेक्टर ए है जिसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, क्या वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है? देखें ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैंने लिख दिया, मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके सामने। अब यहाँ पे मैंने कहा हुआ है ए एक्स जीरो है, तो ये मैंने लिख दिया जीरो, और ए वाई जो है वो नॉन जीरो है, तो ए वाई को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अगले स्टेप में क्या बनेगा, अगले स्टेप में ये बनेगा ए वाई, तो ए का मैग्नीट्यूड ए वाई के इक्वल आ गया, और ए वाई हम कह चुके हैं कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड भी फिर नॉन जीरो होगा। समझ आ गई बात की? इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा कि अगर उसके दोनों या तीनों कंपोनेंट्स जीरो हैं। अगर उसका एक भी कंपोनेंट नॉन जीरो है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। प्रूफ आपके सामने है। हो गया क्लियर? जी, समझ आ गई बात की? यस सर। नेक्स्ट देखें जी, ये कौन सा था, 2.4 था। अब 5 की तरफ आते हैं। कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड।
क्या वेक्टर का कोई कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा बड़ा हो सकता है? जैसे वेक्टर है ए, उसके कंपोनेंट्स हैं ए एक्स ए वाई, तो इसके जो कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई हैं, क्या इन दोनों में से कोई ए से बड़ा हो सकता है? सवाल उसका ये है। यस यस सर। कैसे हो नो सकता है? सर। नहीं हो सकता ना, सर नेगेटिव हो, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो। नहीं हो सकता, सर नहीं हो। नहीं हो सकता। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव ही बनाएगा कभी भी। सिंपल सी बात है कि कंपोनेंट जो है वेक्टर का टुकड़ा है, तो जब कंपोनेंट वेक्टर का एक पार्ट है तो पार्ट कभी भी ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, कभी भी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट आते हैं फिर 2.6 की तरफ। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू? क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? नो सर। क्यों? सर क्योंकि हम स्क्वायर रूट तभी लेते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। इसका आंसर ये है, वैल्यू वाकई को। मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। रीजन क्या है? रीजन इसकी ये है कि अगर इसके कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई अगर इनकी वैल्यूज नेगेटिव हुई भी तो भी ये स्क्वायर्स उन नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना देंगे। लिहाजा ए एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ए वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और ये दो पॉजिटिव क्वांटिटीज ऐड होंगी तो नई क्वांटिटी जो बनेगी स्क्वायर रूट के अंदर वो भी पॉजिटिव होगी। और जब उस पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो फिर आंसर फिर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हो सकता है जीरो, या सॉरी इसने नेगेटिव पूछा हुआ था, तो क्या आंसर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। इधर नीचे ही मैं लिख देता हूं, नॉट इक्वल टू नेगेटिव। आगे समझ बात की? रिपीट कर रहा हूं मैं। ए एक्स स्क्वायर ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है स्क्वायर होने की वजह से, ये ए वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो ऐड होंगी तो स्क्वायर रूट के अंदर जो बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा। और जब इस पूरे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट हमें पता है वो तो आयोटा की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? हाँ जी बता दें जल्दी से। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है 2.7। इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स? ऐसे करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे मैं साफ करके फिर नेक्स्ट करूं, जल्दी करें। हो गया? जी मिटा दूं? यस सर। अच्छा क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर था 2.7, और कहा हुआ a प्लस बी इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स? व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स? 2.7 कहता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0 इक्वल टू नल वेक्टर। कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स, यानी a और b के कंपोनेंट्स के, a और b के जो कंपोनेंट्स हैं x y और z कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप बनेगा, आपने ये बताना है। तो देखें, पहले तो हम ऐसे करते हैं, इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, या पहले इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू माइनस बी, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब वेक्टर a जो है उसको अगर मैं कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूं तो बनता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह वेक्टर बी जो है वो होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब इन दोनों को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी? वो बनेगी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इज इक्वल टू, और इस पूरे को जब मैं यहां पुट करूंगा तो ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली ये बनेगा माइनस बी एक्स आई
माइनस बी वाई जे माइनस बी जेड के। अब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के। तो जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो ए एक्स किसके इक्वल आया, ए एक्स इक्वल आ गया माइनस बी एक्स के। ऐसे ही ए वाई किसके इक्वल आया, वो इक्वल आ गया माइनस बी वाई के। ऐसे ही ए जेड किसके इक्वल है, वो है माइनस बी जेड के। दैट्स ऑल। ये है इनमें रिलेशनशिप। आगे समझ बात की, मतलब क्या कि मतलब ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसका ये मतलब है। आगे समझ, आगे चलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। कहते हैं अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहते हैं किस कंडीशन में वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। 2.8 ये अगर वेक्टर है, वंस अगेन दिस इज वेक्टर ए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये वेक्टर है और वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, एक जे कंपोनेंट है वेक्टर का, ए एक्स कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट है ए वाई कंपोनेंट। कहता है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स किस कंडीशन में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट कब इक्वल होंगे। मतलब उसके कहने का ये कि एंगल क्या बने, क्या एंगल बने कि ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाएं। तो हम सिंपली एंगल का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जो वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो ये आपके सामने लिख दिया मैंने। अब अगले स्टेप में देखें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। अब उसने खुद कहा हुआ है कि दोनों कंपोनेंट्स आपस में इक्वल हैं। आपने कंडीशन बतानी है, आपने एंगल बताना है। यस बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे ए वाई लिखा और नीचे ए एक्स की जगह भी मैंने ए वाई लिख दिया, बिकॉज बोथ द कंपोनेंट्स आर इक्वल। कैंसल आउट होंगे तो थीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, वो होता है 45 डिग्री। दैट्स ऑल। आगे समझ क्लियर। जी सर क्लियर है। नेक्स्ट है जी 2.9। कहते हैं इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी। आंसर है नो। नो। वेक्टर को नो। स्केलर में ऐड नहीं किया जा सकता, हम सीख चुके हैं पीछे। वजह उसकी ये है कि स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट है 2.10। कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर। क्या जीरो को नल वेक्टर में ऐड किया जा सकता है। आंसर है नो, बिकॉज जीरो इज स्केलर एंड नल इज अ वेक्टर। अगेन सेम आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट 2.11। टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल हैं। कैन देयर सम बी जीरो। क्या इनका सम जीरो हो सकता है, जी बताएं। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल हैं, क्या उनका सम कभी जीरो हो सकता है। हाँ जी। सर एक अगर 1 हो और दूसरा -1 हो तो ये हो सकता है। एक 1 और दूसरा -1 हो तो ये मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल नहीं है, फिर मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे। एक 1 है तो 1 वाले का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और दूसरा -1 तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। कभी नहीं हो सकता। देखें सर जरा, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये देखें ना, दो फोर्सेस सपोज करें, एक 5 न्यूटन की फोर्स है और दूसरी 4 न्यूटन की फोर्स है। ये लें, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। क्या इनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी उसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन हो जाएगा और होगा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट साइड पे। तो कभी भी दो अनइक्वल वेक्टर्स जो हैं, दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये 2.11 था। नेक्स्ट आ जाते हैं 2.12 की तरफ। 2.12 show that the sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of same length। इस तरह करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे मैं मिटा के अब सॉल्व करके दिखाता हूं। जी कर दूं साफ।
यस सर कर दे। ओके अच्छा, कहता है शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और वो दोनों इक्वल लेंथ के हैं। पहले मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूं इक्वल लेंथ के। देखें, ये एक वेक्टर, वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है वेक्टर बी, और इस डायरेक्शन में ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, मैं खैर इसी डायरेक्शन में लेता हूं, एक डायरेक्शन कोई सी भी आप ले लें। अब देखें, कहता है आपने क्या प्रूव करना है, आप ये प्रूव करें कि इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा यानी a प्लस बी, और इन्हीं दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है a माइनस बी, वो a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। दोनों चीजें प्रूव करनी है। तो पहले हम ये प्रूव करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो पहले देखें a प्लस बी क्या बनेगा। तो देखें जी, ये मैंने ड्रॉ किया वंस अगेन वेक्टर a, और ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर b। हेड टू टेल रूल अप्लाई करने वाला हूं a प्लस बी फाइंड करने के लिए। ठीक है, a और b मैंने ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर है तो जरा 90 के एंगल पे ये मैंने ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अब a प्लस बी क्या बनेगा, a प्लस बी फिर डेफिनेटली ये बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह a माइनस बी जरा देखें। अब a माइनस बी अगर फाइंड करना है तो देखें, अगर b ऊपर, अगर a माइनस बी फाइंड करना है, ये तरीका मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। a माइनस बी फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, हम ये करते थे a प्लस इंटू माइनस बी, यानी पहले नेगेटिव ऑफ बी फाइंड करते थे। तो अब यहीं पे देखें नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ बी ये बन जाएगा फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ, ये बन गया माइनस बी। ठीक है, और अब a माइनस बी क्या बनेगा, तो a माइनस बी डेफिनेटली ये बनेगा, ये ग्रीन कलर में, दिस इज a माइनस बी। ये ग्रीन वाला जो है ये a माइनस बी है, और ये ऊपर ब्लू वाला जो है ये a प्लस बी है। हमने प्रूव करने के a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और गिवन क्या है हमें, गिवन हमें ये है, हमें ये बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो खुद देखें जरा कि a और b एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं होगी, a डॉट b या b डॉट a होगी जीरो या नहीं होगी, यस सर होगी। होगी ना। अब हम आते हैं, हमने ये प्रूव करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर हैं तो हम ये फिर प्रूव कर देंगे कि a प्लस बी a माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट जीरो बनती है। अगर इन दोनों की, ये दोनों अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गई तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगे। तो चलें जी, लेते हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट। तो ये मैंने लिखा a प्लस बी डॉट a माइनस बी। अब देखते हैं क्या बनती है इनकी डॉट प्रोडक्ट, सॉल्व करना शुरू करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इनको। तो देखें, सबसे पहले बनेगा a डॉट a डॉट a, ठीक है, प्लस का साइन, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा a सॉरी माइनस का साइन, a डॉट b, ठीक है, a की b के साथ, तो a डॉट b, फिर इसी तरह b डॉट a प्लस के साइन के साथ, ठीक हो गया, और आखिर में माइनस के साइन के साथ b डॉट b, b डॉट b। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये तो बन गया a स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ली जाती है तो अपने ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है, इसलिए ये a स्क्वायर बन जाएगा। अलबत्ता ये जरा देखिएगा, अभी हम कह चुके हैं कि a और b परपेंडिकुलर हैं, तो a डॉट b जीरो के इक्वल, b डॉट a जीरो के इक्वल, इसलिए ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में एक और बात भी कही गई थी, क्वेश्चन में यह बात कही गई थी कि a और b वेक्टर्स जो हैं दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा पढ़ें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया था कि शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ,
तो जब उसने खुद कहा कि इन वेक्टर्स की लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हुआ, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम हो जाएगा। तो जब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम है तो ये दोनों भी कैंसल आउट हुए और आंसर क्या आ गया? 0। तो प्रूफ हो गया कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी 0 के इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी वेक्टर। ये चीज तो होगी प्रूफ, ठीक हो गया। अब साथ ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अब मैग्नीट्यूड सेम प्रूफ करते हैं। तो देखें मैग्नीट्यूड, हेडिंग दे दी मैंने मैग्नीट्यूड की। तो पहले a प्लस बी का मैग्नीट्यूड देखें, बिल्कुल क्लियर सी बात है। a प्लस बी वेक्टर जो है इसको मैं नाम दे देता हूं r का, और a माइनस बी वेक्टर को नाम दे देता हूं r डैश का। तो अब इसका मतलब है कि r का मैग्नीट्यूड और r डैश का मैग्नीट्यूड मुझे इक्वल प्रूव करना है। तो बिल्कुल क्लियर कि देखें r का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं ऊपर वाली ट्रायंगल पे, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। और r डैश का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, वो बनेगा, नीचे वाली ट्रायंगल पे आ जाएं, वो बनेगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां भी ऐसे ही चले, मैं कर देता हूं अभी, जो कि अगले स्टेप में चल के बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ले, देख लें, सेम r और r डैश दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया ना, यही हमने प्रूव करना था। आगे लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r डैश मैग्नीट्यूड। लें जी, क्लियर। आमना भी गायब होगी बीच में से अब। हाँ जी, कोई मसला इसमें अब? स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। क्लियर है। मुझे कुछ समझ नहीं है लाइबा आपने क्या बोला है, एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। जी लाइबा क्या बोला है आपने? 2.14 है, कहता है टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। के दो वेक्टर्स हैं, सपोज करें वेक्टर ए और बी, एक का मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन और दूसरा वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन। अब नीचे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, कहता है पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड टेल व्हाई इज इट द ओनली वन ऑफ द थ्री दैट इज करेक्ट। के जो तीन ऑप्शंस हैं ए और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के ये जो तीन ऑप्शंस हैं 100 न्यूटन, 70 न्यूटन और थर्ड वन है 20 न्यूटन, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ए और बी के रिजल्टेंट का? जी क्या आ रहा है आपके माइंड में, कौन सा वाला सही होगा? जी मैं खुद ही बता देता हूँ, ये 70 न्यूटन वाला सही होगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि वेक्टर्स का जो सम है ए और बी वेक्टर्स, ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या आ सकती है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू वो आ सकती है 60 प्लस 35, जो कि बनेगी 95। और ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ सकती है 60 माइनस 35। कॉमन सेंस की बात है कि जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, इस तरह होंगे जब सेम डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, वो बनेगी 25। तो देखें इसका मतलब है 100 वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम तो 95 होनी थी, और 20 वाली भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम तो 25 होनी थी। तो लिहाजा 70 है जो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान है, इसलिए सिर्फ यही पॉसिबल आंसर है। आगे बात की समझ? जी क्लियर। हाँ जी बोल दें। है क्लियर या नहीं है?
लो जी लाइबा भी सर गई। मुझे समझ नहीं आया, मैं रात को लेक्चर सुन लूंगी यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था, मुझे पता नहीं था कि आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा आए हाय, अब तो मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है। यस सर। नेक्स्ट है सपोज दैट द साइड्स ऑफ क्लोज्ड पॉलीगॉन represent vector arranged head to tail, what is the sum of these vectors। याद रखें कि जब भी क्लोज पॉलीगॉन बनती है ना, क्लोज पॉलीगॉन चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो स्क्वायर रेक्टेंगल है, यानी चाहे वो 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, जितनी साइडेड फिगर भी है, अगर वो वेक्टर्स की वजह से क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गई तो सम हमेशा 0 होगा। मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये एक वेक्टर, वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी, और ये साथ ही आप देखें बी से मैं लाके मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके एरो एंड हो रहा है, तो ये क्लोज पॉलीगॉन बन गई है। तो अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ठीक हो गया। इस तरह कोई भी क्लोज पॉलीगॉन है, चाहे वो 3 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड, 5 साइडेड, जितनी साइडेड मर्जी है, अगर क्लोज पॉलीगॉन बना दी वेक्टर्स ने तो सम हमेशा 0 होगा। सो इस केस में भी सम 0 ही होगा। यहाँ पे उसने कहा 6 साइडेड पॉलीगॉन है। सपोज द साइड्स ऑफ द क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज हेड टू टेल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर। अब यहाँ पे जो फिगर में गिवन है देखें 6 साइडेड फिगर है ये, और ये क्लोज पॉलीगॉन बन रही है, इसलिए यहाँ इन सब का सम भी 0 ही होगा इसके अकॉर्डिंग। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, दैट विल बी इक्वल टू 0, 2.15 था ये। ठीक हो गया, आगे समझ जी। हाँ जी बोल दें। चलें अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने तो ले लें, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। काफी है बस आज के लिए।